नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका शहर आपका रिपोर्टर में। शाम के 6 बज चुके हैं और इस वक्त आपके प्रदेश की, आपके राज्य की, आपके शहर की हर वो खबर दिखाएंगे जो आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय और विदेशी छात्रों के बीच हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोग मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में 3 पाकिस्तानी छात्रों की मौत हो गई और किर्गिस्तान मामले को लेकर भारत भी अलर्ट मोड पर है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है और उन्होंने लिखा है कि बिश्केक में भारतीय छात्रों के हालात पर निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि स्थिति अब शांत है। छात्रों को दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह भी दी गई। तो बता दें कि किर्गिस्तान में भारत से काफी संख्या में छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां पर रह रहे हैं और इनमें छत्तीसगढ़ के भी 1500 से 2000 छात्र वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। तो जानकारी आने के बाद भारतीय छात्रों में भय का माहौल है और भारतीय छात्रों को घर में ही रहने के लिए निर्देशित किया गया है। तो किर्गिस्तान में मौजूदा हालात को लेकर नाम ना बताने की शर्त पर छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक मेडिकल स्टूडेंट से हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी ने खास बातचीत की है। सुनिए। वहाँ क्या हालत है ये बताइए। अभी तो ठीक है, नॉर्मल है। थोड़ा आउटर में बिस्केक के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। इस बिस्केक में उतना नहीं चल रहा है अभी। तो क्या रहा है वहाँ पे? मेन जो एक अरबी का कोई सीन था हॉस्टल में, कुछ लड़ाई वड़ाई हो गया लोकल और उसमें, तो उसके कारण ये लोग नहीं पता क्या टारगेट, सभी जो अब्रॉड वाले सभी को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या ये बताइए, जो फंसे हुए क्या मांग कर रहे हैं, जो बाहर के फंसे हुए हैं जैसे भारत के या फिर छत्तीसगढ़ के लोग? डर तो हो गया है, तो अब मांग क्या कर रहे हैं? हाँ, वही कि शांति जल्दी हो जाए, कि नॉर्मल हो जाए सब सिचुएशन। पुलिस और एम्बेसी थोड़ा ध्यान दे। नंबर है उनका। तो वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी बिश्केक में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से बातचीत की। बातचीत के दौरान एक छात्र ने खुद को रायपुर का बताया तो उप मुख्यमंत्री ने छात्रों से उनकी कुशलता जानी और हर तरह की मदद का भरोसा भी दिया है। तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर सेव करने के लिए कहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो उनसे बातचीत कर सके। नंबर है उनका। चलो, एक और मांगा हूं मैं, अभी एक और नंबर मांगा हूं, वो भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, चल यार ठीक है। कोई बात हो तो बताना है ना भाई। आराम से रहो, सुरक्षित रहो, और अभी तुरंत ही ऐसा ज्यादा मूवमेंट नहीं करना भाई। मूल लड़ाई क्या थी? पता नहीं क्या था, तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इजिप्ट के कोई ट्रेवलर थे, वो लोकल से लड़े थे। इजिप्ट के ट्रेवलर थे, लोकल से लड़ाई हुई थी। वैसे स्टूडेंट्स की कोई लड़ाई नहीं हुई थी। नहीं, स्टूडेंट्स की कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो तो ऐसे घुस के मार रहे हैं, सबको दिख रहा है यार, कि पूछो मत, ऐसा हो गया। हाँ, तो लोग नैरो मैंडेट है ना, तो जो दिख रहा है वो देखो, उन लोगों को लग रहा है सब फॉरनर एक ही होते, तो वो मार रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को भी घेरे में लिए लोग, तो इंडियन स्टूडेंट के साथ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव थमने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बयानबाजी जारी है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार का मामला जमकर उठा। चुनाव में भाजपा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कोयला घोटाला, शराब घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाला और गोबर घोटाला सहित अन्य घोटालों को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा था। लेकिन जब अब चुनाव थम चुका है, फिर भी घोटालों का जिक्र कम नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में योजनाओं के भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। आप भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर ही पूरा ध्यान रखते थे। छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे से आपने ऐसी योजनाएं चालू की जो कांग्रेसियों की जेबें भरती थी, और उसका हश्र ये हुआ कि जनता ने आपको 5 साल के अंदर ही सत्ता से बाहर बेदखल कर दिया। और एकदम निश्चय है कि जितने भी भ्रष्टाचार आपकी सरकार में, एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बीजेपी के आरोप लगाने के बाद
छत्तीसगढ़ का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। ऐसे में भाजपा के आरोप लगाने के बाद से कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा, गोबर खरीदी में क्या भ्रष्टाचार होगा? 2 रुपये किलो गरीब आदमी गोबर खरीदता था, गरीब आदमी गोबर बेचता था। उस गोबर को स्व सहायता समूह की बहनें उसका प्रोसेसिंग करके केचुआ खाद बनाती थी। गौठान में क्या भ्रष्टाचार हो? भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी कर रही। जीएसटी में वसूली, रेत में वसूली, सारी चीज़ों में वसूली भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। भ्रष्टाचार की सरकार तो विष्णुदेव सरकार है। बिना विष्णु भोग के छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं हो सकता। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे को फ्रंट पर रखा था, जिसके चलते भाजपा प्रदेश में 54 सीट लाकर सरकार बनाने में सफल हुई। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तब तक सियासी बयानबाजियों का दौर लगातार देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए इस पर एक बार फिर खोमन साहू का रुख करते हैं। खोमन, कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि बीजेपी पर चुनाव के वक्त ही बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गए हैं? ऐसे में बीजेपी को क्या इससे फायदा मिल सकता है? खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर राधा, विधानसभा के चुनाव के दौरान भी आपने देखा था कि बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में संचालित कई ऐसी योजना थी, चाहे गौठान योजना की बात की जाए, रिपा योजना की बात की जाए या अन्य योजनाओं की बात की जाए, कोल घोटाले की बात भी सामने आई थी, इसके अलावा शराब घोटाले की भी बात सामने आई थी। तो कई ऐसे घोटाले थे जिस पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए विधानसभा में नजर आए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ये कहते हुए नजर आते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ करूंगा। उसके बाद भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा और यही कारण था कि इस मुद्दे को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी मार्जिन के साथ 54 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। जब लोकसभा चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव में भी हमें भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर निकल कर सामने आया था और यही कारण थी, चाहे कोल घोटाले के मामले पर हो या शराब घोटाले के मामले पर हो, दोनों ही मुद्दे पर बहुत सारा जो अभी पूछताछ भी चल रहा है। कई ऐसे आरोपी हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, न्यायालय में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महादेव सट्टा ऐप के मामले में कई ऐसे आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारियां की जा रही है। यूडब्ल्यू के अधिकारी हैं, उस पर लगातार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अब क्या निकाय चुनाव पर बीजेपी की नजर है, इसलिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव होगा, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है इस मुद्दे को फिर भुनाने की कोशिश करेगी और भुनाने इसलिए भी कोशिश करेगी क्योंकि अलग अलग जिस तरीके से मामले हैं, चाहे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि महादेव सट्टा ऐप हो, कोल घोटाले हो, शराब घोटाले की बात हो, बार बार भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है और यही कारण है कि एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा जमकर देखने को मिलेगा। राधा, बिल्कुल खोमन, तो एक बार फिर बीजेपी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर और लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए खोमन आपका शुक्रिया। तो एमसीबी जिले से वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर प्रशासन और वन विभाग के सुस्त रवैये के चलते वन माफियाओं का हौसला इस कदर बढ़ा हुआ है कि बगैर परमिशन ही वो लगातार पेड़ काट रहे हैं। और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एमसीबी जिले से वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां प्रशासन और वन विभाग के सुस्त रवैये के चलते वन माफियाओं का हौसला इस कदर बढ़ा हुआ है कि बगैर परमिशन ही वो लगातार पेड़ काट रहे हैं। वन माफियाओं के सामने प्रशासन पूरी तरीके से पस्त दिखाई दे रहा है। एमसीबी जिले के ग्राम मसौरा में वन माफियाओं ने बिना इजाजत 700 यूकेलिप्टस के पेड़ काट दिए और प्रशासन सोता रहा। माफियाओं के द्वारा पेड़ काटे जाने के बारे में भू मालिक को भी नहीं पता चला। हालांकि जब जमीन और पेड़ों पर मालिकाना हक रखने वाले भीमसेन गुप्ता को इसकी जानकारी हुई तो उसने पुलिस और तहसीलदार से गुहार लगाई। और प्लांट के साथ में खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, उसमें मैं अपना यूकेलिप्टस लगाया हुआ था। जब मैं मौके में यहाँ देखने आया तो यहाँ मेरे प्लांट का पेड़ कटा हुआ था। जब कटा हुआ देखा तो मैं इसका सूचना थाना प्रभारी जनकपुर में और तहसीलदार को इसकी जानकारी दिया।
बता दें कि मालिक भीमसेन गुप्ता ने लगभग 8 वर्ष पूर्व 1000 यूकेलिप्टस का पौधा लगाया था। सभी पौधे वर्तमान में तैयार होकर वृक्ष बन गए थे, लेकिन अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर यूकेलिप्टस के लगभग 700 से ज्यादा पेड़ों को काट डाला, जिसके बाद से पीड़ित भीमसेन गुप्ता ने तुरंत पुलिस थाना जनकपुर एवं तहसील कार्यालय में भरतपुर में लिखित सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। भीमसेन गुप्ता के जमीन पर लगे लगभग 600 से 700 नीलगिरी के पेड़ों किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा काट दिया गया है। तो उसी की कार्रवाई के लिए हम मौके पर भी उपस्थित हैं और कटे हुए नीलगिरी के पेड़ों को भूमि स्वामी भीमसेन गुप्ता जी को सौंपा जा रहा है और संबंधित व्यक्ति की पतासाजी की जा रही है। भरतपुर विकास खंड में वन और राजस्व एरिया में लकड़ी तस्करों के आतंक से फॉरेस्ट विभाग के अफसर और ग्रामीण काफी परेशान हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि जिन पेड़ों को काटा गया वो कब तक उसके स्वामी को मिलेंगे और पेड़ काटने से संबंधित व्यक्ति पर कब तक कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, एक बहुत बड़ी लापरवाही, 700 पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन क्या इस मामले पर अभी तक कुछ जानकारी मिली है कि वो लोग कौन थे? जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है दिलीप? देखिए, मैं बता दूं, ये जो पूरा मामला है एमसीबी जिले का है और यहाँ पे पहली बार नहीं है कि यहाँ पे पेड़ों की तस्करी हुई है। इससे पहले भी लकड़ी की तस्करी होती रही है और ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर का इलाका है, वहां पे पड़ता है और यहाँ पे जो तस्कर आते हैं वो मध्य प्रदेश और यूपी के तस्कर आते हैं और रातों रात यहाँ पेड़ काट कर यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन इसकी भनक आपके वन विभाग के जो लोग हैं उनको पता नहीं चल पाता। अब मैं बता दूं कि ये सिर्फ इमारती लकड़ी ही नहीं, यहाँ जो जिला है वो चंदन के पेड़ों के लिए भी जाना जाता है और चंदन के पेड़ों की भी बड़े पैमाने पर यहाँ तस्करी होती है। लेकिन उसके बाद भी वन विभाग का जो अमला है वो अलर्ट नहीं रहता और इस तरीके से रातों रात 700 पेड़ काट दिए जाते हैं। जी राधिका। बिल्कुल दिलीप, इन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आपने बताया कि वहां पर चंदन की लकड़ी भी होती है और इसी के साथ अब ये खबर सामने आई है, तो अब इस खबर पे कैसे प्रशासन आगे कार्रवाई करेगा दिलीप? देखिए, तस्कर है उनकी खोज गिनती जा रही है, लेकिन अब तक वन विभाग के अधिकारी है उनको थोड़ा सा नहीं लगता है। उसका कहना है जाग लगाने कर रहे हैं। तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, तो आपको बता दें कि 700 पेड़ काट दिए गए हैं। एक बहुत बड़ी लापरवाही की ये खबर सामने आई और वन माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। मेरे सहयोगी दिलीप ने जानकारी दी कि सिर्फ यहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ ही नहीं, यहाँ पर चंदन की लकड़ियों की भी तस्करी की जाती है। तो यहाँ पर माफिया बेखौफ हैं और बार बार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो अब बात कवर्धा की। कवर्धा में करोड़ों रुपए की लागत से बने कवर्धा हाईटेक बस स्टैंड की स्थिति अब खस्ता हाल हो चुकी है। इस बस स्टैंड की हालत ये हो गई है कि शाम ढलते ही ये बस स्टैंड शराबियों का अड्डा बन जाता है। इस बस स्टैंड को राजनीतिक कारणों से नजरअंदाजगी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इसकी हालत दिन पर दिन खस्ता होती जा रही है। बता दें कि 2017 में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के शासन में करोड़ों रुपए की लागत से इसे हाईटेक बस स्टैंड को नगर पालिका कवर्धा द्वारा बनाया गया था। हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण होने के बाद से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 2023 में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस हाईटेक बस स्टैंड का उद्घाटन किया और उद्घाटन के केवल 15 दिन बाद ही स्थिति जस की तस बन गई। तो आज यहाँ की दीवारों में दरारें दिखने लगी हैं और वाटर कूलर भी धूल खा रही है। अभी उसे सेंक्शन हो चुका है, आचार संहिता जैसे अपन शिथिल हो गए 4 तारीख, उसके बाद से उसका टेंडर वगैरह प्रक्रिया चलेगा। 11 करोड़ और 7 लाख का उसका मतलब स्वीकृति हो चुका है। अब जैसे ही घोटिया रोड जो है चौड़ीकरण होगा, उसके बाद बस स्टैंड का पुनः चालू होगा। बस स्टैंड को पूर्व में जब लोकार्पण भूमिपूजन हुआ उस समय हमने पूर्ण रूप से उसको शिफ्ट कर दिया गया था और बस का संचालन पूरा वहीं से हुआ था। बस ऑपरेटर संघ बस मालिकों द्वारा कुछ 10-5 मिनट के स्टॉपेज के लिए मांग की गई थी। इस पर सहानुभूति को विचार करके पूरा संयुक्त टीम के द्वारा उसको निर्णय लिया जाकर 5 स्टॉपेज दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा उसको दरकिनार करके अभी निरंतर
बस को पुराने बस स्टैंड संचालन किया रहा है और अभी अति शीघ्र उसमें हाईटेक बस स्टैंड को शिफ्ट करने की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जाएगी, संयुक्त टीम द्वारा। तो अगर वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द बसों का परिचालन दोबारा नहीं शुरू कराया गया तो जल्द ही ये हाईटेक बस स्टैंड अपना अस्तित्व खो देगा। और ये तस्वीरें कवर्धा की आप देख सकते हैं कि कैसे हाईटेक बस स्टैंड की दीवारें जर्जर हो गई हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिलीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, हाईटेक बस स्टैंड के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे नगर पालिका की तरफ से? देखिए, हाईटेक बस स्टैंड का उद्घाटन पूर्व रमन सिंह ने भी किया था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उन्होंने किया था। ये हाईटेक बस स्टैंड इस वजह से चर्चा में है क्योंकि इसके नाम से ही आप समझिए इस हाईटेक बस स्टैंड का नाम दिया गया था, जहां से मध्य प्रदेश के लिए बस जाती है, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर जैसे तमाम जगहों से बस जाती है। लेकिन जिस तरह से बस स्टैंड का निर्माण किया गया था, लेकिन देख रेख के अभाव में अब वह बस स्टैंड जर्जर हो चुका है। अब सरकारें और जो निगम के अधिकारी है वो कह रहे हैं कि हम इसका ठीक से आप मरम्मत करवाएंगे और सरकार के लिए इसका अनुदान क्लिक है। लेकिन सवाल यही है राधा कि जब भी कोई आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो उसकी देखभाल करने के क्यों नहीं करते? क्या उससे करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भूल जाया करते हैं प्रशासन? जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस हाईटेक बस स्टैंड का उद्घाटन किया था। वहां इतनी भीड़ भाड़ रहती है, मध्य प्रदेश जैसे और रायपुर, छत्तीसगढ़ के तमाम यात्री वहां से सफर करते हैं और उस बस स्टैंड में इंतजार करते हैं। लेकिन जो हालत है वो दयनीय है, पीने का पानी नहीं है कि सिर्फ उद्घाटन के 15 दिन बाद ही बस स्टैंड की दीवारें जर्जर हो गई। इसका मतलब जो सामान का उपयोग किया गया उसी में लापरवाही है, उसी में कमी है। और जब बीजेपी कहती है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है तो सरकार कह देती है, कांग्रेस की सरकार कहती है कि नहीं, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, हम एकदम पाक साफ हैं। दिलीप, देखिए, भ्रष्टाचार जहां पे किसी भी चीज में खामियां मिलेगी तो समझ लीजिए वहां भ्रष्टाचार है। यही वजह है कि हाईटेक बस स्टैंड में कुछ दिनों पहले उद्घाटन होने के बाद जर्जर हालत हो गई। उस बस स्टैंड के आप चारों तरफ दरारें पड़ने लग गई, जो वाटर कूलर है वो बंद हो गए। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? अगर आपने कुछ सही व्यवस्था की है, पूरे पैमाने पर इस बस स्टैंड का निर्माण किया है, तो यह हालत ऐसी क्यों हो गई है? अब देखिए, राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि डिप्टी सीएम वहां से विजय शर्मा वहीं से आते हैं और कांग्रेस हमें अब सवाल उठाएगी कि अब बीजेपी की सरकार है तो भाई उसको देख रेख करना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि सरकारें किसी के भी हो, लेकिन आम जनते के पैसे से ही विकास कार्य होते हैं। और ये जो बस स्टैंड भी बनाया गया है ना, ये आम जनता के लिए बनाया गया। इसमें भ्रष्टाचार क्यों होता है? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो बिल्कुल इस मामले पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और देखेंगे कि कैसे अब जो है इस हाई टेक बस स्टैंड को बचाया जाएगा, आगे इसके ऊपर कैसे इसके मरम्मत के लिए कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दिलीप, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो बलौदा बाजार में असामाजिक तत्वों से पढ़ने लिखने वाली छात्राएं परेशान हैं। आए दिन शराबियों की हरकतों से छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते छात्राओं ने कलेक्टर को शराब दुकान हटाने को लेकर आवेदन सौंपा है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर शराब की दुकानों को नहीं हटाया गया तो वो पढ़ाई छोड़ देंगे। छात्राओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम लोग ना शराब की दुकान बंद कराने के लिए आए हैं। जब हम लोग स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पे शराबी दारू वगैरह पी के ना गाली गलौज करते हैं, छेड़ते हैं। तो बलौदा बाजार भाटापारा जिले के कसडोल विकास खंड के क्षेत्र में आने वाला ग्राम पंचायत गड्गी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने कलेक्टर को आज ये ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में उन्होंने शराब दुकान को हटवाने के विषय में बात भी कही है। बच्चे लोग आए थे, कटगी के बच्चे आए थे मेरे पास, तो जिला आबकारी अधिकारी को समक्ष में बुला करके मैंने वो निर्देश कर दिया है तत्काल स्थल निरीक्षण करें, जांच करें और सही में उसमें पब्लिक का बाधा उत्पन्न हो रहा हो तो निश्चित रूप से उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। उसमें शिफ्टिंग की कार्रवाई होती है जनरली, ऐसे जगह पे किया जाए जहाँ पे लोगों को लोग बाधा उत्पन्न ना हो।
जब हम लोग स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पे शराबी दारू वगैरह पी के ना गाली गलौज करते हैं, छेड़ते हैं। कितने बार मतलब मारे वारे, मतलब बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे। बोले हैं कि काम हो जाएगा करके, अब होता है कि नहीं। एक बार और आए थे तो नहीं किए काम। तो छात्राओं ने बताया कि कटगी काफी सारे मार्गों को जोड़ता है, जहां से कई लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो उसी रास्ते पर यह स्कूल भी है जहां छात्राएं पढ़ती हैं और वहीं पर शराब की दुकान भी है। तो शराब की दुकान होने के नाते यहां पर शराबियों का तांता लगा रहता है और पढ़ने वाले बच्चों के आने जाने के समय शराबियों के द्वारा अनेकों प्रकार के अभद्र व्यवहार, गाली गलौज की जाती है, जिसके चलते छात्राओं को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो जिससे परेशान होकर छात्राओं का कहना है कि अगर शराब की दुकानों को हटाया नहीं गया तो वे पढ़ाई छोड़ देंगी। तो वहीं बलौदा बाजार से एक और खबर सामने आई, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना आई है। तो जहां पर एक व्यक्ति ने एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी है। मृतकों ने एक बच्चा सहित 3 महिला एवं 1 पुरुष शामिल है। यह मामला सलेहा थाना के अंतर्गत थरगांव का है और हत्या करने वाला व्यक्ति मृतक परिवार का पड़ोसी है, तो जिसने घर में घुसकर धारदार हथियार से परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। तो हत्या करने के बाद हत्यारे ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुटी हुई है। तो इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बलौदा बाजार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ही घर के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो इस परिवार में 3 महिला और 1 बच्चा शामिल है। और आपको बता दें कि जिसने ये हत्या को अंजाम दिया वो उस परिवार का पड़ोसी बताया जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, किस वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया? क्या कोई आपसी रंजिश का यह मामला था? जी, पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने बताया मीडिया को कि जो 2017 में जो हत्यारा है मनोज नामक व्यक्ति है, उनको और जो मृतिका है मीरा, दोनों में आपसी झगड़ा हुआ था, जिसमें जो हत्यारा है ये जेल में था। 2017 की बात है ये। उसके बाद में आज रात में अचानक से उनके बाउंड्री वाल को कूद करके इन्होंने घर में प्रवेश किया और 5 लोगों को मौत घाट उतार दिया है, जिसमें 3 महिला है और इसमें से 2 एक बच्चे हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति है। 5 लोग का हत्या करने के बाद में स्वयं उसी के घर में साड़ी को फांसी के फंदा बना करके आत्महत्या कर लिया, उन्हीं के घर में हत्यारा। तो दिनेश, क्या कुछ अभी पता चला है पुलिस की कार्रवाई में कि किन कारणों की वजह से ये हत्या की गई? पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। जो लोग हैं यहाँ, जो लोग मौजूद हैं, लोगों का कहना है कि 2017 में इनके द्वारा जो है केस किया गया था इनके ऊपर में। महिला जो है इनके ऊपर केस की थी। महिला के बाद जो केस की थी उसके बाद में जो जेल में था, 2017 की बात है, 15 दिन जेल में था। उसके बाद में आने के बाद में जो है गांव में हमेशा इनका जो गुमसुम जो लड़ाई झगड़ा का जो माहौल है बनता जा रहा था। अब आज जो है घटना को खारिज कर दिया। बिल्कुल दिनेश, तो आपसे रंजिश का यह मामला है। मेरे सहयोगी दिनेश ने यह जानकारी साझा की है कि 2017 का यह मामला है जब कोई आपसी रंजिश का यह मामला था और उसके बाद से अब हत्या कर दी गई। तो फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो उज्जैन से इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नागदा के खाच रोड के स्टेशन रोड स्थित जायसवाल के गोदाम में अचानक आग लग गई है। तो प्लास्टिक के पाइप की वजह से यह आग भड़की है और होटल पंचवटी के पास प्लास्टिक का पाइप और कुछ सामग्री रखी थी, जिसकी वजह से यह आग भड़की है। तो धुएं के गुब्बारे उठने के बाद से आग का पता चला और गोदाम में लगी अचानक आग का कारण अभी भी साफ नहीं हो पाया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे धुएं का गुब्बार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आग पर फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पा लिया गया है और आपको बता दें कि अब तक काफी सामान आग में जलकर राख हो गया है। तो गनीमत रही कि कोई भी हानि इस वक्त नहीं बताई जा रही है। तो कुछ ही दूरी पर HP गैस का गोदाम भी है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे गोदाम में भीषण आग लगी, जिसके बाद से धुएं का गुब्बार यहाँ पर उठता दिखाई दे रहा है।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी संतोष कृष्णानी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आग का क्या मुख्य कारण है? क्या अभी तक पता चल पाया है कि किस वजह से आग लगी है? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे उज्जैन के खाचरो विधानसभा क्षेत्र में जो स्टेशन रोड है, इसी के समीप एक प्लास्टिक का गोडाउन बना हुआ था जहाँ फाइबर का काम चलता था। उसी में अचानक से शॉर्ट सर्किट होने के कारण भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की आधा दर्जन की दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जो आग पर सबसे पहले काबू पाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ही जांच रिपोर्ट आएगी किस कारण लगी है और कितना नुकसान हुआ है। अभी तक की बात करें तो लाखों का नुकसान बताने की आशंका जताई जा रही है और जिला प्रशासन के अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है। और अभी तक की बात करें तो जिस प्रकार धुएं का गुब्बार है, उसके पीछे जो प्लास्टिक का पूरा जो सामग्री पड़ी थी वो पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है और अभी भी दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश की जा रही हैं। बिल्कुल संतोष जी, क्या किसी के भी घायल होने की कोई खबर सामने आई है? नहीं जी, जब तक अभी हमारे अधिकारियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि गोडाउन में पीछे माल भरा हुआ था, माल की जनहानि हुई है, लेकिन उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई कर्मचारी या जो दुकान संचालक है, जो गोडाउन संचालक, वो किसी प्रकार की कोई हताहत होने की बात सामने नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि लाखों का नुकसान जो हुआ है उसके कारण कहीं ना कहीं जो गोडाउन संचालक है वो कहीं सदमे में आ चुका है। जी ठीक है संतोष जी, तो आग लगने से आपको बता दें कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया है, लेकिन अभी तक किसी के भी घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए संतोष जी आपका शुक्रिया। तो चलिए अब बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में सक्रिय हो गए हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुंबई के दौरे पर हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा का मतदान समाप्त होने के बाद से ही मोहन यादव का दूसरे प्रदेशों में ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड के बाद से अब मुंबई में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जमकर चुनाव प्रचार किया। सीएम मोहन यादव ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट पर जमकर निशाना साधा। तो इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल की जमकर सराहना की। बम गिराने वालों का समर्थन लेके नकली शिवसेना सामने आ रही है। कितना दुख होता है कि मूसा जिसके समर्थन से माननीय बाला साहब की वो याद रखें, अगर बात के चिमटी से भी मैं छूना नहीं चाहूँगा कांग्रेस का समर्थन। आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है जो गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ जो 2014 में कह रहे थे कि मैं अपने बलबूते पर इस देश में सरकार पूर्ण बहुमत की बनाऊंगा, तब भी लोगों ने हंसी उड़ाई थी, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई के लाल बाग पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि 56 इंच सीने वाले ने दुनिया में भारत की आवाज को पहुंचाया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। बदलते दौर में बदलता इतिहास और नया आगे बढ़ के दुनिया के बीच भारत का लोकतंत्र 56 इंच के सीने वाले के साथ कैसा होता है, दुनिया में इसकी आवाज पहुंच रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ श्याम जी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, एक के बाद एक मोहन यादव दौरे कर रहे हैं, कहीं यूपी में तो वहीं अन्य राज्यों का दौरा करते हुए अब महाराष्ट्र भी पहुंच गए। बीजेपी की जमकर तारीफ की तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना बोला है। बीजेपी को कितना फायदा होगा चुनाव में इनके ये महाराष्ट्र दौरे से? देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय राजनीति की जो धुरी है वो जातिगत समीकरण रहे। आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही हमको जो है देखने को ये मिलता है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मोहन यादव का फोकस वहीं है, उन्हीं राज्यों में है जहां कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक निर्णायक है या यादव वोट बैंक है, या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ से ओबीसी वर्ग जाकर वहाँ पर बसा है या फिर वहाँ पर रहता है रोजगार के कारण। तो ऐसे में मोहन यादव को उन क्षेत्रों में, उन सीटों पर जो स्टार प्रचारक बनाया गया है जहां पर उनके प्रभाव का, उनकी छवि का इस्तेमाल करके, उनका उपयोग करके कहीं ना कहीं वोट बैंक बढ़ाया जा सकता है, मतदाताओं को रिझाया, लुभाया जा सकता है। बिल्कुल श्याम जी, तो कहीं भी मोहन यादव मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं।
बीजेपी बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना चाहती है और महाराष्ट्र में चूंकि उत्तर भारतीय रहते हैं और इसीलिए बार बार मोहन यादव को महाराष्ट्र के दौरे पर भेजा जा रहा है, यूपी के दौरे पर भेजा जा रहा है। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए श्याम जी आपका शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। ये उमंग, ये उत्साह इस बात का गवाह है कि फिर एक बार साथियों, दिल्ली के लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। आज 21वीं सदी के भारत के सामने सबसे अनमोल समय आया है। ये वो समय है, ये जो बोर्ड वगैरह नीचे रखिए ताकि पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। आप नीचे रखिए, मैंने देख लिया, आप नीचे रखिए, नीचे रखिए। आप यहां भी आगे आने की कोशिश मत कीजिए भाई, प्लीज। आप जहां हैं वहां रहिए, अब जगह नहीं है आगे आने की। कृपा करके आप जहां हैं वहीं रहिए। आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उमंग, आपका उत्साह, ये सब कुछ मेरे सर आंखों पर। साथियों, सही समय है, यही समय है। ये वो समय है जब भारत तेज विकास के लिए एक लंबी छलांग लगा रहा। 24 का ये चुनाव भारत को टॉप तीन इकोनॉमी में लाने के लिए है। 24 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए भी है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। 24 का ये चुनाव भारत में गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए उनका जीवन आसान बनाने के लिए, उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए है। और 24 का ये चुनाव गरीब और मध्यम वर्ग को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो उनकी संपत्ति छीन लेना चाहते हैं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गरीबों को उनसे बचाने के लिए ये लोकसभा चुनाव हो रहा है जिन्होंने उनसे उनकी संपत्ति छीन ली है। साथ ही कहा है कि यही समय है, सही समय है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी मनोज तिवारी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार है मनोज तिवारी और उनके सामने है कन्हैया लाल। तो आपको बता दें कि आज के बाद 25 मई को छठे चरण में यहां पर मतदान होगा, दिल्ली में मतदान होगा और देखना होगा कि 4 जून को नतीजे क्या कहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के लिए बड़ा कदम उठाया है।
तो मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों पर दर्ज वन अपराध के मुकदमों को दर्ज वापस लेने का फैसला किया है। तो इसके लिए वन मुख्यालय ने सभी वन मंडलाधिकारियों को कार्य योजना भी भेजी है और इस कार्य योजना के अनुसार आगामी 3 माह में वन अधिनियम 1927 एवं वन प्रणाली संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत दर्ज मामलों को हटाया जाएगा, तो जिसमें से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध विगत 10 वर्षों के प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। तो बता दें कि वन मुख्यालय के अनुसार वन विभाग एवं न्यायालय में कुल 7,902 मामले लंबित हैं। तो आइए इस खबर पर श्याम सिंह तोमर का रुख करते हैं। श्याम जी, आदिवासियों के लिए ये अच्छी खबर है, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले के क्या मायने हैं, क्या कुछ संकेत हैं इसके? देखिए, सीधी सी बात है, वनवासी जो भाई बहन हैं बड़े सरल सहज होते हैं और वो जंगलों में अब तक रहते आए हैं। ऐसे में लगातार सरकारें फोकस करती आई हैं कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए। मध्य प्रदेश भी वो राज्य है जहां पर बहुतायत में कई जिलों में प्रतिशत बहुत अच्छा है वनवासियों का, और ऐसे में वहां पर पेसा एक्ट, पिछले दिनों पेसा एक्ट लागू किया गया था, पेसा अधिनियम लागू किया था। इसके बाद उन्हें जल, जंगल और ज़मीन का अधिकार मिला, उनको स्वायत्तता मिली। स्वायत्तता के मायने ये हैं कि अब वो जिस ग्राम में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ की पूरी संपदा का अधिकार उनका है। ग्राम समिति तय करेगी कि उस वहाँ जो संपदा है उसका उपयोग कैसे किया जाए और वो कैसे जो है अपनी समिति को आगे बढ़ाएं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि क्योंकि वन कानून थोड़े से कड़े होते हैं, वन संपदा की रक्षा, वन जीवों की रक्षा के लिए वनवासी वहाँ रहते आए, तो बहुत छोटे छोटे से कई उनके ऊपर भी अपराध दर्ज हो जाते हैं जिनकी संख्या काफ़ी है। ऐसे में इनको मुक्त करना, उन चिंताओं से, परेशानियों से ग्राम वासियों को, वनवासियों को मुक्त करना, सरकार ने ये प्रण किया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें खुद वन महकमे को, वन जो है विभाग को लगाया गया है। DFO जो कि वन मंडलाधिकारी है, उनको तैयार किया गया क्योंकि उन्हीं के कानून के तहत जो है इन पर कार्रवाई होनी थी। तो ये एक अच्छी पहल है, इससे वनवासियों को काफी फायदा होगा। ठीक है श्याम जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने MSP पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी। तो यह तारीख आज दूसरी बार बढ़ाई गई है। तो खरीदी की तारीख को बढ़ाकर अब 31 मई कर दिया गया है, जिसके बाद से किसान इस महीने के आखिरी तक MSP पर गेहूं बेच सकेंगे। तो बता दें कि ओलावृष्टि और बारिश की वजह से कई किसान इससे वंचित रह गए थे और जिसके बाद से इन वंचित किसानों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश भी जारी किया है। तो MSP पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है और आज ये दूसरी बार हुआ है जब तारीख को आगे बढ़ाया गया है। तो अब ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है और उसी नुकसान की आपूर्ति करने के लिए ये फैसला लिया गया। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंचल शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल, एक बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए, MSP की तारीख बढ़ा दी गई है। अंचल, जी बिल्कुल, देखिए किसानों के लिए निश्चित रूप से ये राहत भरी खबर होगी क्योंकि MSP की जो तारीखें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अभी शादी ब्याह का भी माहौल चल रहा था और इसके अलावा चुनाव भी थे, तो लोग उन जिम्मेदारियों के चलते कई बार ऐसा होता है कि अपना जो अन्न है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं और इसलिए खरीदी केंद्रों में और भीड़ भी होने की वजह से और अत्यधिक गर्मी भी है, शायद इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। बिल्कुल अंचल, तो ये बहुत बड़ी राहत है किसानों के लिए, एक बहुत बड़ा फैसला और अब किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल रही है। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए अंचल आपका शुक्रिया। तो वहीं मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर मतदान के बाद अब मतगणना से पहले कैलकुलेटर पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कैलकुलेटर की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पत्र लिखा है और मांग की है कि चुनाव परिणाम के दिन नियुक्त इलेक्शन एजेंट को भी मतों की गणना के लिए कैलकुलेटर ले जाने की इजाजत दी जाए।
तो कांग्रेस का कहना है कि मतगणना स्थल पर मतों की गणना मौखिक रूप से करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है, लिहाजा उनकी मांगों पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। और कांग्रेस ये भी कह रही है, चूंकि चुनाव एजेंट के लिए जारी पुस्तिका में कैलकुलेटर नहीं ले जाने का कोई जिक्र नहीं है, तो काम आसान हो इसलिए कैलकुलेटर की इजाजत मिलनी चाहिए। जो रीटोटलिंग होती है या टोटलिंग होती है प्रत्येक राउंड के बाद, है ना, उसकी रीटोटलिंग की आवश्यकता होती है। उसमें एक्यूरेसी आ जाए और वो ठीक से हो जाए, कम समय में हो जाए, इसके लिए कैलकुलेटर की मांग की है। इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है, किसी निर्दलीय के वोट किसी में जोड़ दिए। तो वहीं उधर इस पूरे मामले में भाजपा ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी की हिंदी और राहुल गांधी की गणित काफी कमजोर है। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नरोत्तम जी ने कहा था कि राहुल जी की हिंदी और जीतू पटवारी जी की गणित बहुत कमजोर है, तो वो सच साबित हो गई। अब उनकी मांग और चुनाव आयोग वो जाने, लेकिन कुल मिलाकर शून्य में शून्य जोड़ेंगे शून्य ही आता है और 2-4 अंकों की जोड़ घटाना में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। काय को चक्कर में पड़े हैं, वो तो वैसे ही मुंह जवानी हो जाएगा। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अंचल शुक्ला जुड़ चुके हैं। अंचल, कांग्रेस की नई मांगों में अब कैलकुलेटर भी एक मांग जुड़ गई है, तो क्या चुनाव आयोग की तरफ से इजाजत मिल सकती है क्या? नहीं, देखिए राधा, उनने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि हम वो चीज़ कह रहे हैं जो मतगणना स्थल पर ले जाना वर्जित नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों जिनके मतगणना में ड्यूटी लगती है उन्हें कैलकुलेटर अलाउ किया जाता है। इसका मतलब आप मतगणना केंद्र पर कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, वो कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। और इसी का हवाला दिया उन्होंने कि सरकारी कर्मचारी जो मतगणना में लगे होते हैं वो कैलकुलेटर लेके जाते हैं, और अगर आप हमें भी इसकी अनुमति दे देंगे, हमारे जो वहाँ एजेंट अंदर रहते हैं मतगणना में, अगर उनके लिए भी आप अगर इसकी अनुमति दे देंगे तो हमें काफ़ी अच्छा होगा रीटोटलिंग में। और इसके लिए आज ही उन्होंने ये पत्र जारी किया है अपनी तरफ से। हाँ, ये जरूर है कि उनके पत्र जारी होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस पर चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी की हिंदी और जीतू पटवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उनकी गणित कमज़ोर है। उस पर जरूर उन्होंने चुटकी ली और उसमें पलटवार भी किया है कांग्रेस ने कहा है कि जीतू पटवारी के साथ नरोत्तम मिश्रा जी बैठ जाएं और प्रतिस्पर्धा हो जाए गणित की, समझ में आ जाएगा किसकी गणित ठीक है और किसकी नहीं। तो राजनीति में ये आम बात है, किसी भी पत्र पर या किसी भी बयान पर पलटवार करना या उस पर रिएक्शन देना, ये तो होता ही है और वही हुआ सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने जरूर अभी अपनी सहमति या असहमति जाहिर नहीं की है, वो जब भी आएगी तो जरूर हम अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाएंगे कि क्या कांग्रेस ने जो पत्र लिखा था उनकी मांगों का निर्वाचन आयोग ने कितनी गंभीरता से विचार किया है, और अगर नहीं देती है, सहमति नहीं व्यक्त करती है, तो उसके पीछे की वजह क्या है। बिल्कुल अंचल, और यही देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। तो फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इंदौर से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। इंदौर में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे एक छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तो ये मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र के शांति नगर का है। मृतक छात्रा का नाम पुनीत था और नर्मदा कॉलोनी रायसेन की रहने वाला था। तो वहीं मृतक महाराजगंज स्थित रणजीत सिंह कॉलेज में पढ़ाई करता था। तो इंद्रजीत भाटिया हॉस्टल में रहकर MPPSC की तैयारी भी कर रहा था और 2 दिन से पुनीत के पिता उसे फोन लगा रहे थे, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। तो परिचितों को जानकारी देने के बाद से वे उसके कमरे पर पहुंचे तो उन्हें इस घटना की जानकारी लगी। एक दिन पहले उसकी माँ की बात हुई थी, बढ़िया था, और फिर दूसरे दिन पर ऐसा वो कोचिंग चले जाता, मतलब सुबह से शाम तक, रात को 9 बजे आते थे, तो कोचिंग चले गया, मोबाइल बंद होगा। तो जब फिर दूसरे दिन बात नहीं हुई तो फिर 10 बजे तक ट्राई किया, फिर और लोगों को संपर्क किया, वो कुछ लड़कों के नंबर थे, वो हॉस्टल वालों के नंबर थे, यहाँ कुछ रिलेशन में थे, उनको पहुँचाया तो फिर पता लगा सोचा चल। तो पुनीत का शव जब फंदे से लटका मिला तब पुनीत के हाथ और मुंह रस्सी से बंधे हुए थे। तो साथ ही उसने महिलाओं जैसे श्रृंगार कर साड़ी पहनी हुई थी। मृतक के पास किसी तरीके का सुसाइड नोट नहीं मिलने की वजह से खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। तो पुलिस ने मृतक का मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया
और उसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। खंडवा नाका इंदौर का बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। रात में उसके दोस्तों ने बताया कि उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा, खोल नहीं रहा है। तो बाद में फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जाके देखा था अंदर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद था। रोशनदान से चटक ने उसकी दरवाजे खोलकर देखा तो उसने अपने फांसी का फंदा लगा हुआ था। सुसाइड नोट नहीं मिला, उसके मोबाइल और लैपटॉप देखा जा रहा है, उसमें से कुछ हो गया, आगे जांच होने पर बताया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस अवस्था में शव बरामद किया गया है, आपको भी पता होगा कि मृतक जो है साड़ी पहना हुआ था, इसके क्या संकेत हैं, किस वजह से उसने फांसी लगाई, इस पर आपको क्या समझ में आ रहा है पुनीत? देखिए, कारणों का खुलासा तो नहीं हो सका है, लेकिन जो हमारी बात हुई है मनोचिकित्सकों से और साइबर एक्सपर्ट से, तो वहाँ से अलग बात निकल के आई है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि ये कोई बीमारी नहीं, ये एक कंडीशन हो सकती है जब कई बार एक व्यक्ति जिस जेंडर का है उसके अंदर दूसरे जेंडर की फील हो, यानी कि कोई पुरुष है उसके अंदर महिलाओं जैसा फील आता है, वो पुरुष जैसा नहीं रहना चाहता और वो महिलाओं जैसा रहना चाहता है। जो इस फीलिंग वाले लोग होते हैं वही लोग कई बार अपना जेंडर भी चेंज कराते हैं। राधा, अपन लगातार देखते भी आ रहे हैं, पिछले कुछ समय से जेंडर चेंज कराने का ट्रेंड भी बढ़ा है, तो ये मामला भी इस तरह का हो सकता है, ऐसा मनोचिकित्सकों का कहना है। वहीं हमने जब साइबर एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने ये बताया कि कई बार जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उन्हें इस तरह के टास्क दिए जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ इस तरह का काम करे, तो उस टास्क का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जो मृतक पुनीत है उसके पिता त्रिभुवन ने यह बात जरूर स्वीकार की है कि वह ऑनलाइन गेम खेला करता था, पबजी और दूसरे तरह के गेम्स खेला करता था जी। तो इसी तरह के किसी गेम का टास्क भी यह हो सकता है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है जी। बिल्कुल पुनीत, तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, क्या है पूरा मामला, इस पर आगे जैसे ही जानकारी मिलेगी विस्तार न्यूज अपने दर्शकों के साथ इसे साझा जरूर करेगा। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए पुनीत आपका शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।